K21 न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन बजट की बात में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और बात हो रही थी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया और इस हवाले से आज जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने कहा कि जी कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं है, मुल्क की खातिर सबको कंट्रीब्यूशन देनी होगी और मिलजुल कर ही हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। यासिर भाई, बातें तो बहुत अच्छी हैं, बातें होती रही माजी में भी, अभी भी हो रही हैं, तो किस तरह देखते हैं ये सारी चीज़ों को? और ज़रा एक हौसला अफजा बात है ज़रात के शोबे में, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, बेहतरी आ रही है, कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं, रेवेन्यू लीकेज की भी बात हो रही है। और इसी असना में हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब ने। हमारे माशियात हैं और हमेशा जब हम बजट की बात करते हैं या इकॉनमी इस तरह का कुछ सेशन होता है तो हमारे साथ मौजूद होते हैं। फ़ारूक भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यासिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बात हो रही है इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट की। रिपोर्ट आपने देख ली होगी, सुन भी ली होगी, किस तरह देखते हैं? कोई उम्मीद है, कोई अच्छे इंडिकेटर्स हैं? क्या देखा आपने इस पूरे इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट्स में? जफीर भाई, हम हर साल बजट पे माशाल्लाह काफी अच्छे प्रोग्राम करते हैं, सारे चैनल्स, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन एक चीज समझने की बात है कि जो बजट है वो तो बन के आ चुका है और उसको सिर्फ उन्होंने अनाउंस ही करना है वज़ीर ख़ज़ाना ने। आप कह रहे हैं कि रस्मी कार्रवाई बाकी है बस? जी, मैंने कहा कि अब बजट बना हुआ है, बस रस्मी कार्रवाई पूरी करनी है। मैं वही कह रहा हूँ, बजट तो बन के आ चुका हुआ है, वो सिर्फ उन्होंने बस पार्लियामेंट में पढ़ना है उसको। अच्छा। और जो कहा गया है, जो लिख के दिया गया है, वो पढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, हमारी क्या मजाल के हम उसमें जो सिफारिशात हैं, जो चैम्बर्स की, ये बिजनेस कम्युनिटी की या और स्टेक होल्डर्स की, वो उसको इनकॉर्पोरेट करें, ये हमारी मजाल नहीं है। अच्छा देखिए, बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली मिलजुल कर हमको सब कुछ करना है, यहाँ सिर्फ जुल है, मिल तो हो नहीं रहा। देखिए चीज क्या है कि जो हुकूमती अखराजात हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होगी इस बजट में। अच्छा, सबसे बड़ा जो सांप है ना हमारा, ये जो दस्ता है हमको, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के जो लल्ले तल्लों के अखराजात हैं, ये एक पाई भी कम नहीं होगी। उसके लिए होता है कि मिलजुल के क्या है कि मैं आप, जो गरीब लोग हैं, जो फकीर भी है, हर बंदा जो है ना वो सारी कुर्बानी दे, लेकिन इंशाल्लाह ये कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि ये मुकद्दस गाय यही है और ये कभी भी अपने इन चीजों को कम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कि मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है। और देखिए चीज ये है कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है हमेशा से कोशिश करते हैं, हालांकि बजट बाहर से बन के आते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट वो कोशिश जरूर करते हैं कि अपनी सिफारिशात दें, जो भी उनकी जो मुतालबात होते हैं, जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए चीजें होती हैं, वो उसको जरूर अज़हार करते हैं। आप लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन कभी आपने इतने अरसे से माशाल्लाह प्रोग्राम करे, आप मुझे बताइए, कभी कोई ऐसी अच्छी बात आप समझते हैं कि हमने प्रोग्रामों में की हो और वो इनकॉर्पोरेट हुई हो? कभी नहीं होती ना। नहीं फारूक भाई, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई और हमारे पास प्लान कोई नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये प्लान कहाँ से लेकर आएँ। अभी जैसे ज़फ़ीर भाई भी ये सवाल कर रहे थे कि हम कैसे अपनी ज़रात को प्रमोट करेंगे, कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, ये मुमकिन कैसे होगा। मैं तो हमेशा एक सवाल करता आया हूँ, आपसे फिर दोहरा देता हूँ ये सवाल, 15 साल से तो आपसे कह रहा हूँ कि IMF के प्लान में रहते हुए कैसे मुमकिन होगा कि आप कोई प्लान एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि वो तो आगे आपसे कह रहे हैं कि मज़ीद आपने टैक्स लेने हैं, आप 1000-1200 अगर आप अरब रुपए आपने जमा करना है, आपके पास कितनी कैपेसिटी है कि आप यहाँ से और मज़ीद जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे। जो जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ से आपने वाक़तन रेवेन्यू बनाना है, उसके ऊपर तो आपका काम कोई नहीं है। आपके पास FDI के नंबर जो हैं वो आप 1-1.5% का आपको इजाफा होता है, इससे ज़्यादा आप कोई अचीवमेंट है नहीं। वो मुमकिन कैसे होगा, सवाल ये पैदा। क्या कोई फ़ारूक भाई और भी कोई तरीका है IMF के प्लान में रहते हुए, कोई वे आउट निकल आएगा? क्या ये हो सकता है कि यही 2-2.5% की GDP है, इसी से आप गुजारा कर लें? क्या समझते हैं फ़ारूक भाई? मैं चाहूँगा इस पर कमेंट करें। देखिए मैं ये समझता हूँ यासिर भाई कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क की, इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी है, बजट आने से पहले बहुत सारी पॉलिसीज को अनाउंस करना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना चाहिए। हर साल ये काम कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, हम रेवेन्यूज को जनरेट कैसे करें, फिर हम बजट बनाएं। आप ये देखिए कि जो बन के चीजें आती हैं,
रेवेन्यूज जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से हो रहा है जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टैक्सेस देते हैं 60% तो ये जो ना इनडायरेक्ट टैक्स हमारे जो देते हैं गवर्नमेंट को जीडीपी का, ये सारा जो सेल्स टैक्स फलाना जी आपने सही कहा, मोर देन 60%। आप ये देखिए कि 40% हमारा जीडीपी का जो ना एग्रीकल्चर का है उसके ऊपर सिर्फ 1% टैक्स है जी, ठीक है। ये ज्यादती नहीं है मुल्क के साथ क्या। आप रेवेन्यूज बढ़ाने की बात करते हैं, रेवेन्यूज बढ़ाने के बहुत सारे जराए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि वही जो इनको मिले हुए बिजनेस जो कि बिजनेसमैन है या एक आम आदमी जिसको जीएसटी की मद में या डिफरेंट टैक्सेस की मद में अमीर, देखिए ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है हमारा प्रॉब्लम ये है, इसमें अमीर अमीर होता है। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ किसी चीज का, अगर 18% सेल टैक्स लगाया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने वो पास ऑन कर देना आपके ऊपर। बिल्कुल सही है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट को मैंने दे दिया, आपसे लेके मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। हम और आप जो बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पानी के बिलों में और खाने पीने की चीजों में, हर चीज में हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं इनडायरेक्टली, और इनकम पे टैक्स भी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे जो टैक्सेस जा रहे हैं, अब ये रेवेन्यूज ये कहाँ जा रहे हैं। अब उसमें आप समझे कि लास्ट ईयर जो हमने किया था 9.5 ट्रिलियन जो अरब जो रुपया था हमारा, ट्रिलियन रुपीज जो थे उसका बनाया था रेवेन्यूज का, जिसमें तकरीबन 70% तो हम दे रहे थे, किस्तें दे रहे थे अपने, सिर्फ सूद की किस्तें दे, सूद का जो सूद दे रहे थे उसका, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे रहे हम। अभी भी जो अमाउंट है देखिए, ये यहाँ कोई हल नहीं निकाल रहा कि आईएमएफ से निकलना कैसे है। हम ये प्लान करते हैं कि अच्छा जी हमें अभी 6 बिलियन नहीं, 8 बिलियन नहीं, हमें 12 बिलियन लोन चाहिए। मतलब हम तो मुसलसल मंगते वाली सिचुएशन में रह रहे हैं, और ये कोई कोशिश नहीं कर रहा कि यार ये 6 बिलियन क्यों, ये 3 या 2 फिर 1 या खत्म क्यों ना करें इसको। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, वी आर बेसिकली प्लीजिंग द डोनर्स, नथिंग एल्स। उनसे बन के आ जाता है, और हम लोगों को दाल रोटी के पीछे लगा के ये गवर्नमेंट जो है ऐसी कोई चीज करने को तैयार नहीं है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की, हमारी सब्स्टिट्यूट की इंडस्ट्री यहाँ पर लगे, हमारा कितना अमाउंट बाहर जाता है। हम तेल पे कम से कम इन्हिसार करें, कितना तेल महंगा मंगाते हैं, हमारी जितनी टर्बाइंस है, आईपीपी का देखें कितना, मतलब आप ये देखें कि जो भी मुआहदे किए गए हैं वो ऐसे हैं कि सर्टन जो लोग हैं उनको प्लीज करने के लिए बनाया गया सब कुछ। वो सारा अमाउंट जो है वहां अरबों रुपया आईपीपी में चला जाता है कैपेसिटी के ऊपर, उस पर कोई तवज्जो नहीं है कि उस कंटेंट कैसे बेहतर किया जाए। वहां पे जो 500-600 करोड़ रुपया है वो अपने नेक्स्ट चेक में डालेंगे। बिल्कुल सही है। फर्क ये फरमाइएगा, अभी जो स्ट्रैटेजी अभी नजर आ रही है ना, जिसका सबसे पहले और जो हमारे वजीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने जो इंडिकेशन दी है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी कि मैं और आप जितनी भी बातें कर रहे हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है ना, इसको वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व कर लिया जाएगा। और अब उन्होंने ये भी बता दिया आज क्लियरली कि कौन कौन सी एरियाज़ हैं जो प्राइवेटाइज होने के लिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स हैं और दीगर एंटिटीज़ हैं जिसको वो करेंगे। स्टील मिल के हवाले से भी इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया। क्या इससे वाक़तन आपके मामलात हल हो जाएंगे? क्योंकि एक ये फैक्ट तो है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, पीआईए की शक्ल में, दीगर और आपकी जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं उनकी शक्ल में। क्या ये प्राइवेटाइजेशन से अगर मामला शुरू किया जाएगा तो ये हल हो सकेगा? ये जरा मैं चाहूंगा आप बताएं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा। देखिए, ऐसी ये कतई तौर पे नहीं होगा। ये वन टाइम सोल्यूशन करने के बाद देखिए आप किसी भी, आप तो जो नाफे में इंडस्ट्री चल रही है, आप अदारे चल रहे हैं, आप उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आप बजाय रिस्ट्रक्चर करने किसी चीज को, ये आपकी नाहली है कि जी हम इसको रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको बेच दो। ये हल नहीं है। मेरे अगर बाजू में कोई दर्द हो जाए तो बाजू कटवा दो क्या अपना? देखिए, ऐसा नहीं होना था। होना ये चाहिए कि आप सर्जरी करें उस अदारे को, जो नाहलियत है, जो करप्शन उस अदारे की, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, अभी अगर जो प्राइवेट लेगा, क्या वो जो सियासी तौर पे भर्ती किए हुए लोगों को क्या बर्दाश्त करेगा? क्या वो बिल्कुल नहीं। अब वो भी फारिग करेगा ना, तो वो भी रोडों पे लोग आएंगे ना। तो ये मसलहत जो होती है ना कि जी मुल्क की मसलहत, लोगों की मसलहत, वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, हमें अहलियत के ऊपर अदारों को चलाना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज स्ट्रेटेजिक ऐसी होती हैं जो आप प्राइवेट अदारे को नहीं दे सकते, क्यों कि वो मोनोपोली होती है, फिर वो अवाम के लिए मुश्किलात का वो पैदा करती है, महंगाई बढ़ेगी, वो चीजें महंगी हो जाएगी। इदारा जो इधर शहर कराची के अंदर है, बिजली की तकसीमकार कंपनी, आप उसके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं और होते रहेंगे आपके पास। ये बड़ा भयानक एक्सपीरियंस है पीटीसीएल की। आपने प्राइवेटाइजेशन कोई भी यासिर भाई, आपकी बात में काट रहा हूँ, सॉरी। बात यह है कि जो पानी, बिजली, हेल्थ, एजुकेशन,
इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट को अपनी मिल्कियत, वो मेरी और आपकी पब्लिक की वो प्रॉपर्टी है, वो किसी प्राइवेट की नहीं हो सकती। अगर आप किसी प्राइवेट को ये चीजें देंगे वो डेफिनेटली महंगी होगी आवाम के लिए, अमीर अमीर होगा। ऐसे अदारे जो ऐसी चीजें जो आवाम की सहूलत के लिए होती हैं वो गवर्नमेंट को अपने पास रखनी चाहिए और बगैर किसी मुनाफे के उनको चला के आवाम को सहूलत देनी चाहिए, ना कि ये कि आप उन अदारों को भी बेच के आप प्राइवेट लोगों के हाथों में आवाम को दे दें और वो ठीक ठाक चीज महंगी हो जाए जो कि उनकी अफोर्डेबिलिटी भी ना हो। ये टोटल ज्यादती आवाम के साथ होगी। तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा फारूक भाई? अब ये तो बड़ा अहम सवाल है ना कि ये जो हुकूमतें हैं ये तो मुंतखब जब होकर आती हैं तो ये तो नारे लगाती हैं कि हम लोगों को जो है वो रोज़गार देंगे, कई 5 लाख लोगों को कहते हैं कि हम आपको जो है 5 करोड़ लोगों को अकोमोडेट कर देंगे। तो ये जब ये हमारा एजेंडा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? अब आपने डाउन साइजिंग की बात की, अब डाउन साइजिंग तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। अब आपके सामने लेबर पार्टी खड़ी हुई है, अब आप देख लें उसके साथ आपका अगर अलायंस बन जाता है तो वो कैसे आपको अलाउ करती है कि आप जाकर इसमें से डाउन साइजिंग करें और लोगों को इसमें से कम करें? ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब है कि तो डेडलॉक यहाँ पर आपको रहेगा और ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये तो एक आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, आप उनको बेल आउट पैकेजेस देते रहेंगे और सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। अल्लाह खैर सल्ला। और आगे से जैसा भी मिलजुल के कर रहे हैं, बेल आउट की बात नहीं है। देखिए, आपको अदारों को सीरियस लोग लाने पड़ेंगे, बाहर से ला के ऐसे बंदों को चलाना पड़ेगा, ला के जो चलाएं अदारों को, अहल लोगों को लगा के। यहाँ पर हर बड़ा ओहदा भी सियासी उसके तौर पे आता है। वो जितने लोगों की भर्ती अदारे की होती है ये टोटली आइन में तरमीम होनी चाहिए कि कोई भी सियासी बंदे की किसी भी वजह से कोई भी हो, जब तक कि ओपन मैरिट नहीं होगा नोबडी विल बी हायर्ड। यहाँ जितने अदारे हैं इन सियासी जमातों ने खुद खराब किए हैं और अब खुद कहते हैं इनको प्राइवेटाइज कर दो। अगर हमारी PIA में अगर 3 4 3.5 हजार बंदा चला सकता है, साला 20 जहाज हमारे पास नहीं है, उसमें 18-17 हजार एम्प्लॉय हमारे पास है। आप खुद सोचना ज्यादती है कि नहीं है? ये किन्होंने भर्ती की है? स्टील मिल के अंदर जो है जो 7-8 हजार बंदा मिल चला सकता था वहाँ 28 हजार बंदा उन्होंने भर्ती किया था। ये ज्यादती है कि नहीं है? इस पे कोई नहीं देखता, ना अदालतें देखती है ना कोई और देखता है इसको कि यार ये जो सियासी भर्तियां हो रही है ये मुल्की अदारों में ये बर्बाद हो रहे हैं, ये तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इसमें फारूक भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही PIA और स्टील मिल और PTCL तीनों इदारे पाकिस्तान को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते थे, बल्कि पाकिस्तान की नेशनल नहीं इंटरनेशनल सतह पे पहचान थे। तो इसका मतलब ये है कि इदारे तो बुरे नहीं थे, उसके अंदर जो आपने गौस मुलाजमीन लेके आए, जो पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई, उस चीज़ ने इसको नुकसान पहुँचाया। चीज़ें अगर आप बेहतर कर लें तो आपको, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि चीज़ें सेट करने की ज़रूरत है। अगर आपके हाथ में है, आपके बाजू में दर्द है तो आप उसको काट नहीं सकते, उसकी सर्जरी कराएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा ये कि थिंक टैंक का इनपुट क्यों नहीं लिया जाता? ठीक है, बजट हमें पता है कि कहाँ से आता है, कैसे आता है। एटलीस्ट आप जैसे जो बिज़नेस कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में, महीना पहले इसके ऊपर प्री बजट हम देखते हैं, सेमिनार्स भी और होते हैं, बातचीत भी हो रही थी, तो वो हम भी इसी तरह बात कर रहे होते हैं जिस तरह आज कर रहे हैं। तो ये सारा इनपुट क्यों शामिल नहीं किया जाता? ताकि ठीक है, एक बड़ा चंक जो है वो आपको इंटरनेशनल IMF से आपने कर्जा लेना तो उनकी शराइत माननी है, बट आम आवाम जो पाकिस्तान के अवाम है, जहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, यहाँ के जो वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका मफाद भी तो उसके अंदर थोड़ा बहुत शामिल किया जाए ना। देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए, ये इस गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए, किसी के लिए भी। जब आप भिखारी होते हैं ना तो सर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यू नो। द थिंग इज कि जो हमें लोन मिलते हैं आपको ला महला, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले अर्ज किया कि बजाय कि हम इस मुल्क के अंदर निजाम की तब्दीली लाएं, हर निजाम, देखिए रिफॉर्म्स की बात होती है, मैं कहता हूँ कौन सी रिफॉर्म्स वहां की जाती हैं जब निजाम बहुत अच्छा हो और थोड़ी बहुत नोक पलंग संवारने की जरूरत पड़े। वहां यहाँ तो निजाम ही सारे खराब है, जंग आलूद निजाम है, निजाम पूरा चेंज करने की जरूरत है, तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस निजाम के तहत इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, नमाशी तौर पे, तालीमी तौर पर, किसी भी तौर पर, पोलिटिकल तौर पे भी। ये नहीं, हमें निजाम चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा नमाशी निजाम है इसको मुकम्मल तौर पर चेंज करना पड़ेगा, गुलामी से निकल गए। देखिए, हमें, हमारे जितने लोग भी आए, अगर उनकी विलिंगनेस हो, अगर मुल्क से सिंसियर हो, मुखलिस हो, ऑनेस्ट हो, वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज हर साल वो उनको इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। कंडीशन एनवायरमेंट पैदा करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस्म भी एक माहौल पैदा करना पड़ेगा, आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ से लोग भाग रहे हैं,
यहाँ से लोग भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए हैं, यहाँ से लोग भाग के बाहर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां पर सुकून से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, एवरी डे यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। और जो भी हमारा FBR है उसको बजाय यही जो लोग मौजूद हैं उनके अलावा, क्योंकि ये इतनी बड़ी माफिया है यहाँ पर कि हर बंदे का उनका सिस्टम बना हुआ है, वो किसी और नए को ऐड नहीं करते, आप कितने भी टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि हर एक के मफादात जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जिन पे टैक्स लगने हैं, उनको टैक्स नहीं लगाते। मैं आपको बताऊं कि अगर हम टैक्सेशन को बिल्कुल मुनासिब कम कर लें, जितना भी कम कर सकें, तो आपको ज्यादा लोग टैक्स देते मिलेंगे। जितना टैक्स बढ़ाएंगे सब चोरी करेंगे, और सारी चोरी हो रही है। ऐसा कहना कि चोरी नहीं होता, ऐसा नहीं है, लोग टैक्स भी देते हैं और चोरी भी करते हैं। तो अगर ये मुनासिब किया जाए तो ये रिश्वत रुकेगी। आप हर चीज को इतना बढ़ा देते हैं कि उस चीज को करने के लिए हम लोगों को रिश्वतें देनी पड़ती हैं, जायज काम के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है, जायज काम के लिए भी रिश्वतें देनी पड़ती हैं। फारूक अफजल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह कल भी हम आपसे बातचीत करेंगे बजट के बाद कि बजट कैसा आ रहा है। यासिर भाई, क्या होगा बजट, ये तो अभी हम अगला 1 घंटा अभी मजीद हमारे पास है, और वक्त वो है ब्रेक का। हाँ, ब्रेक पे जाना है, हमें कहा जा रहा है कि जी ब्रेक ले, ताकि बजट अच्छा आ जाए। तो अल्लाह करे कि हमारी ब्रेक लेने से कोई बजट पे फ़र्क पड़े। तो ब्रेक के बाद अभी आप हेडलाइंस मुलाहिजा करेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सुने हेडलाइंस और हम मिलते हैं आपको छोटे से वक्फे के बाद।